हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों का प्राचीन इतिहास चल रहा है। और प्राचीन इतिहास में हम लोगों का मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने सारे वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है, उसको आप वन बाय वन करके देख सकते हैं। आज हम लोग मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का इतिहास कैसा था, कैसे बदल रही थी चीजें, उसको देखने का कोशिश करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे आज हम लोग, जो कब से कब तक का होगा। तो 184 से 30 ईस्वी पूर्व, 184 से 185 ईस्वी पूर्व तक, 185 ईस्वी पूर्व तक क्या था, तो ये मौर्य साम्राज्य का काल था। अब इसके बाद 184 से 30 बीसी मतलब ईसा पूर्व तक हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रही थी, भारतीय इतिहास में क्या क्या बदलाव हो रहे थे, ये देखते हैं। इस काल में हिंदू कुश खैबर दर्रा से लेकर कर्नाटक एवं बंगाल तक एक ही राजवंश का आधिपत्य नहीं रहा। जो ये हम लोग मौर्योत्तर काल देख रहे हैं, जो मौर्य साम्राज्य हम लोग को था पूरा फैला हुआ था। खैबर दर्रा से लेकर कर्नाटक, बंगाल, पूरा बांग्लादेश वगैरह था उसमें, ये सारे फैले हुए थे। अब एक आधिपत्य नहीं रह गया, ये खत्म हो गया। विदेशी आक्रमण होने लगे और राजवंश जो थे, क्षेत्रीय राजवंश अलग होने लगे। तो अब ये पूरा टूटते चला जाएगा और ये टूटने का सिलसिला अब चालू रहेगा। हम लोग का जो समृद्ध भारत था, तो वह अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते रहेगा। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी हुए। देखिए, उत्तर भारत में क्या हुआ, मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी, मतलब ये विदेशी नहीं थे, देशी थे, जो शुंग वंश ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो ये शुंग वंश जो थे उत्तर भारत में हुए। पुष्यमित्र शुंग जो स्थापना किया था शुंग वंश का मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, तो ये कहाँ सीमित रह गया, उत्तर भारत में। उसके बाद कन्नौज, दक्कन और मध्य, दक्कन मतलब दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में क्या हुआ, तो कन्नौज वंश स्थापना हो गया और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। देखिए, अब ये आपका साम्राज्य टूट चुका है, मौर्य साम्राज्य 3 भागों में। उत्तर भारत में शुंग कर रहे हैं, उसके बाद दक्षिण भारत में कन्नौज वंश का शासन है और मध्य भारत में सातवाहन वंश। ये सभी ब्राह्मण धर्म से ही संबंधित थे, मतलब ब्राह्मण धर्म को ये लोग बढ़ावा दे रहे थे। आगे देखते हैं। हालांकि बीच में करीब 100 वर्षों का व्यवधान हुआ, मतलब 100 वर्षों तक स्थिति तहस नहस रही। मतलब ये परिवर्तन, सत्ता का परिवर्तन होने के कारण देश के उत्तर पश्चिम भागों से कई विदेशी आक्रमणकारियों ने आकर कई क्षेत्रों में अपने अपने राज स्थापित कर लिए। बिल्कुल, ये अभी होगा ही, शक्तिशाली साम्राज्य हम लोगों का बचा नहीं। तो उत्तर पश्चिम भारत से, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया से बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए और जहां तक कब्जा कर सके वहां कब्जा करके अपना वो क्षेत्र स्थापित कर लिए, राज्य क्षेत्र स्थापित कर लिए। दक्षिण में स्थानीय शासक, और दक्षिण में स्थानीय शासक वंशों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब ये स्थिति चल रही है, यहाँ का जो स्थानीय शासक है वो भी लड़ाई कर रहे हैं, वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं, क्योंकि कोई केंद्रीय शक्ति, बहुत मजबूत शक्ति अभी विद्यमान है नहीं। इसके कारण यहाँ खुद में भी जो लोकल है, स्वतंत्र स्थानीय शासक है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते जा रहे हैं। कुछ समय के लिए मध्य क्षेत्र का सिंधु घाटी एवं गोदावरी क्षेत्र से संबंध टूट गया। ये मध्य क्षेत्र जो है, सिंधु घाटी मतलब उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है उधर से, और गोदावरी क्षेत्र मतलब दक्षिण से, ये संबंध टूट गया। मतलब ये लोग उत्तर दक्षिण मध्य ऐसे बट गया और मगध का वैभव के स्थान पर कई अन्य नगरों ने ले लिया। ये देखिए, बहुत खराब है। ये मगध का जो वैभव था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। ऐसे करते करते अंग्रेज भी आ जाएंगे और भारत गुलाम भी बन जाएगा। ये सारा स्टार्ट हो चुका है। देखिए, पूर्वी भारत में शुंग वंश शासन कर रहे थे, पुष्यमित्र शुंग थे। मध्य भारत में कन्नौज शासन कर रहे थे, इसके संस्थापक वासुदेव थे। और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश शासक कर रहे थे और इसके शासक थे शिमुख। ये 3 अलग अलग साम्राज्य चला रहे तीनों। देखिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। शुंग वंश के संस्थापक, कन्नौज वंश के संस्थापक, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन कहाँ शासन कर रहे थे, वो भी आप ध्यान रखेंगे कि पूर्वी भारत में कर रहे थे शुंग वंश, मध्य भारत में कन्नौज वंश और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश। पश्चिमोत्तर भारत में विदेशी आक्रमणकारी, और उधर का जो भारत है, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया जो ईरान तक फैला हुआ था, उधर तो विदेशी आक्रमणकारी अपना आधिपत्य जमा कर बैठे हुए हैं। पूरा टूट फूट चुका है साम्राज्य। मौर्योत्तर काल में क्या देखिए, विदेशी शासक, मतलब मौर्य काल के बाद के विदेशी शासक कौन हो गए, हिंदवन के शासक थे डिमिट्रियस, शक के नहपान, पहल्लव के मिथ्रोडेट्स प्रथम और कुषाण वंश के थे कुजुल कुटुफेसिस। ये विदेशी शासक हैं जो मौर्योत्तर काल में भारत पहुंच चुके हैं। ये सारे
कुषाण हो गए, पल्लव हो गए, शक हो गए, हिंदयवन हो गए। हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल देखेंगे। कुषाण राजा, कुषाण का जो राजा था बहुत महान राजा हुआ था कनिष्क, कुषाण वंश का। हम लोग को डिटेल देखेंगे। अभी एक फैक्ट आया है कि कुषाण का राजा था कनिष्क, एक संवत चलाया था जिसको बोलते हैं शक संवत। देखिए शक संवत इतना महत्वपूर्ण संवत चल हो गया कि भारतीय सरकार का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में प्रयोग किया जाता है ये शक संवत का। ये हम लोग जानते हैं, शक संवत को हम लोग मानते हैं। और ये कौन चलाया था? तो कनिष्क चलाया था। ये कुषाण वंश का शासक था, विदेशी आक्रमणकारी। ये क्या चला है? राष्ट्रीय पंचांग, मतलब एक संवत चलाया, संघ संवत, और ये हम लोग का राष्ट्रीय पंचांग है। विक्रम संवत की शुरुआत भी मौर्योत्तर काल में ही हुई है। ऐसा बोला जाता है कि विक्रम संवत, शक संवत और विक्रम संवत दो होता है। तो विक्रम संवत की भी शुरुआत बोली जाती है मौर्योत्तर काल में ही हुई। ऐसा उज्जैन से शकों को खदेड़ कर, लेकिन हालांकि इसमें विरोध है विक्रम संवत के बारे में। कुछ बोलते हैं कि मौर्योत्तर काल से हुई और कुछ के अनुसार कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था गुप्त वंश का शासक, उन्होंने स्टार्ट किया। हालांकि ये आपसे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आप याद रखेंगे कि शक संवत किसने चलाया? तो कनिष्क ने। ठीक है, देखिए मौर्योत्तर काल क्या विक्रम संवत की शुरुआत ये हुई। उज्जैन से शकों को खदेड़ कर स्थानीय शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यहीं से विक्रमादित्य की उपाधि, देखिए विक्रमादित्य एक उपाधि प्रारंभ हुआ कहाँ से? तो शक शासक, शक शासक जो थे वो क्या, शक को खदेड़ कर से, मतलब एक स्थानीय शासक था जो शक के आक्रमण, शक जो विदेशी थे, ये शक जो विदेशी थे उसको क्या किया, उसको भगा दिया यहाँ से, मतलब लड़ाई करके कोई स्थानीय शासक था वो भगा दिया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। और उसके बाद से ही बहुत सारे राजा अब आएंगे इसके बाद जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। तो विक्रमादित्य की उपाधि का स्टार्ट हुआ यहीं से। कहीं पर उल्लेख मिलता है कि विक्रम संवत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाया था, ये हम बात आपको बताएं। ज्ञात हो कि 14 विक्रमादित्य हुए। अब विक्रमादित्य क्या है? एक उपाधि है। विक्रमादित्य उपाधि क्यों धारण किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले क्यों धारण किया गया? तो शकों को भगाने के कारण, शकों को आक्रमण को विफल करने के कारण विक्रमादित्य उपाधि स्टार्ट हुआ था। और कहाँ का स्थानीय राजा था? तो उज्जैन का। जिसमें अंतिम विक्रमादित्य कौन थे? हिंदू राजा हेमू। विक्रमादित्य समझ रहे क्या? विक्रमादित्य एक उपाधि है जो हर एक राजा अपने कार्यों के हिसाब से वो खुद लिया करते थे, खुद को विक्रमादित्य घोषित करते थे। अंतिम हिंदू राजा जो था, मतलब हिंदू राजा हेमू जो था वो अंतिम विक्रमादित्य था। याद रखेंगे फैक्ट, ये सारे क्वेश्चन के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी का शासनकाल प्रारंभ होता है। कनिष्क का मृत्यु के बाद सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी का शासन का प्रारंभ होता है, जिससे विदेशियों को पीछे खदेड़ दिया। गौतमी पुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था ये। इसने विदेशियों को कुछ समय के लिए पीछे खदेड़ दिया था। और गौतमी पुत्र शतकर्णी के नाम से दक्षिण भारतीय फिल्म भी बनी हुई है, ये याद रखेंगे आप लोग। दक्षिण भारतीय में किसके नाम से फिल्म बनी हुई है? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी। किसका वंश का शासक था ये? सातवाहन वंश का। ये सारे अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि मौर्योत्तर काल के बाद हमारे भारत में हो क्या रहा था, क्या क्या परिस्थितियां चल रही थी। मौर्योत्तर कालीन देखिए कुछ प्रमुख अभिलेख भी मिले हैं मौर्योत्तर काल के समय। रुद्रदामन का गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख ये मिला है। रुद्रदामन कौन था? तो वो ये शक वंश का शासक था। रुद्रदामन कौन था? ये शक वंश जो है, विदेशी जो थे, शक वंश का शासक था ये एक रुद्रदामन। वो गिरनार गुजरात में एक अभिलेख बनाया था जिसको हम लोग जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख इसको माना जाता है और सबसे प्राचीन अभिलेख भी इसको बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख इसको बोला जाता है और सबसे बड़ा भी, जिसमें रुद्रदामन की सतकर्णी पर विजय का उल्लेख मिलता है। इसमें किस पर विजय का उल्लेख मिलता है? तो रुद्रदामन शक जो है उसका विजय कहाँ? सातवाहन वंश के सतकर्णी पर। सतकर्णी किससे संबंधित है? सातवाहन वंश। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। इसके अलावा इस अभिलेख में सर्वप्रथम विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख हुआ है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो आपका आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख। इससे सुदर्शन झील के इतिहास का भी पता चलता है। ये जो अभिलेख है, अभिलेख जो लिखा हुआ है, इसमें सुदर्शन झील के इतिहास का भी पता चलता है। और इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक्चुअली में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का ही जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र वहाँ जो राज्य था, उसके गवर्नर जो थे पुष्यगुप्त, उसने करवाया था ये सुदर्शन झील का निर्माण। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही इनका निर्माण हुआ था, लेकिन बार बार इसका क्या हुआ है? पुनरुद्धार, मतलब इसका रिनोवेशन बार बार होते रहा है। अशोक के समय में तुषाश ने भी इसमें नहर निकाली थी। मतलब ये पहले तो इसका सुदर्शन झील बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा।
सबसे पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन झील का जिक्र किस अभिलेख में है? तो आप इसका आंसर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें जिक्र किया गया है। किसके समय में बनाया गया था? दूसरा क्वेश्चन, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कौन बनाया था? तो सौराष्ट्र के गवर्नर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, पुष्यगुप्त, उन्होंने बनाया था। और इससे नहर निकालने का काम कौन किया है? तो अशोक के समय तुषास्प जो है, तुषास्प एक यूनानी था, ये यवन अधिकारी था, यूनानी था। इन्होंने क्या किया है, इससे इस सुदर्शन झील से नहर निकाला था। और बाद में रुद्रदामन ने क्या किया, इस झील के बांध की मरम्मत कराई। मतलब ये झील का जो बांध बना हुआ था वो डैमेज हो गया था, तो रुद्रदामन इसका मरम्मत कराया था। तो ये सारा जो डिटेल है हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है हम लोगों को रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख से। ये मौर्योत्तर काल का एक अभिलेख, इंपॉर्टेंट अभिलेख है। एक देखिए अयोध्या अभिलेख है, ये सबसे संस्कृत का सबसे प्राचीन अभिलेख भी आप इसको बोलेंगे, ठीक है। और ये है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख में क्या है, इस अभिलेख को पुष्यमित्र शुंग के अधिकारी धनदेव बनाया था। इसको कौन बनाया था? धनदेव ने लिखवाया था इसको, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था, ठीक है। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। ये 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था आप लोग को पता है? वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ। सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए अश्वमेधों की चर्चा की गई है किसमें? ये अयोध्या अभिलेख में। इससे शुंगों की यवन पर विजय की पुष्टि होती है। शुंग का यवन पर विजय की पुष्टि का भी वर्णन कहाँ हम लोगों को मिला है? तो इसमें अयोध्या अभिलेख में। इससे यह भी पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को पता चलता है मौर्योत्तर काल से संबंधित, कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे और पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। ये कहाँ से पता चलता है? अयोध्या अभिलेख से। देखिए वैष्णव अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है बहुत बार एग्जाम में। ये कहाँ है अभी? तो ये सबसे पहले तो इसका आपको लोकेशन पता होना चाहिए। ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। विदिशा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? पूछा जाएगा। वैष्णव अभिलेख वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो विदिशा मध्य प्रदेश। क्या होगा आंसर आपका? विदिशा मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में है, विदिशा मध्य प्रदेश। यह अभिलेख कौन बनाया था? तो राजदूत हेलियोडोरस बनाया था। ये हेलियोडोरस राजदूत था जो किसके शासनकाल में आया था? मतलब शुंग राजा भागवत के दरबार में। ये जो आया था शुंग राजा थे भागवत, उसके दरबार में ये राजदूत बन के आया था। कौन? हेलियोडोरस जो था यवन का था, जो शुंग राजा भागवत के दरबार में राजदूत बन के आया था, जिन्होंने ये वैष्णव अभिलेख लिखवाया था। यह गरुड़ स्तंभ पर खुदा हुआ है। मतलब जिस गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं वैष्णव अभिलेख को, जिस स्तंभ पे बना हुआ है उसको गरुड़ स्तंभ बोलते हैं। इससे भागवत धर्म के, देखिए ये इस जो वैष्णव अभिलेख है, इससे वैष्णव धर्म के बारे में हम लोगों को पता चलता है। मतलब ये पता चलता है कि मौर्योत्तर काल में वैष्णव धर्म काफी प्रफुल्लित था और बहुत सारे विदेशी जो थे, क्योंकि ये खुद हेलियोडोरस कैसा था? यूनानी था। ये खुद यूनानी था और ये भी वैष्णव धर्म को अपना लिया था। मतलब विदेशी आक्रमणकारी भी आए तो उन्होंने भी यहाँ पे वैष्णव धर्म को अपनाया था। इसको हम लोग वैष्णव अभिलेख से पता चलता है। देखिए भगवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है इसमें। वासुदेव तथा काशी पुत्र भागभद्र शुंग शासक, ये इसी को बोल रहे थे कि भागवत जो था ये इसके समय में हेलियोडोरस आया था। तो वासुदेव तथा काशीपुत्र भागभद्र का उल्लेख किया गया है। भागवत भी इसको कहीं कहीं बोला जाता है। यह लेख मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में भी लिखी गई है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? इस अभिलेख से ये पता चलता है कि यवन जो शासक आए थे, विदेशी आक्रमणकारी जो है, उन्होंने भी यहाँ पे आके वैष्णव धर्म को अपनाया था, ठीक है। और धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में भी पता चलता है कि मौर्योत्तर काल में धार्मिक क्रियाकलाप भी चल रहे थे। एक देखिए नासिक प्रशस्ति है। नासिक प्रशस्ति नाम से पता चल रहा है ये शिलालेख है, पत्थर पे लिखा गया है। यह प्रशस्ति गौतमीपुत्र शतकर्णी की माँ थी। गौतमीपुत्र शतकर्णी की माँ का नाम क्या था? गौतमी बालश्री। इनकी माँ का नाम था गौतमी बालश्री, नाम था इनकी माँ का। इन्होंने इसको खुदवाया था, गौतमी बालश्री नाम था, गौतमी बालश्री। देखिए सातवाहन वंश में एक परंपरा थी, उसमें जो महिलाएं की स्थिति वो काफी अच्छी थी। इनका नाम था गौतमी बालश्री और इनके पुत्र का नाम था गौतमी पुत्र शतकर्णी। इसी तरह नाम रखने का वहाँ पे चलन था कि माँ का नाम पहले, उसके बाद पुत्र, और उनका नाम एक्चुअली में शतकर्णी होगा, लेकिन पहले नाम क्या रखा है? गौतमी पुत्र शतकर्णी, क्योंकि उनकी माँ का नाम क्या था? गौतमी बालश्री। तो ये उसमें महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी और ये
अच्छा भी एक तरह से है महिलाओं की दृष्टि से, क्योंकि सिंधु सभ्यता के बाद महिलाओं की स्थिति लगातार गिरती ही जा रही थी। ये सातवाहन वंश जो है उसका अच्छा एग्जाम्पल है कि महिलाएं की स्थिति में सुधार हो रहा था। इसके मुताबिक सतकर्णी ने शक, पल्लव, यवन को हराकर गुजरात, सौराष्ट्र और मालवा पर अधिकार किया। ये देखिए मम्मी का अपने पुत्र के प्रति प्यार है, वो लिखाई है अभिलेख अपने पुत्र के प्रशंसा में कि ये जो मेरा पुत्र है मतलब गौतमीपुत्र सतकर्णी, वो क्या किया, शक, पल्लव, यवन सभी को हराकर गुजरात, सौराष्ट्र और मालवा पर अधिकार किया। ऐसा वो अपने पुत्र के बारे में जिक्र करती है इसमें। इसमें सतकर्णी को देखिए ये भी बताया गया है, त्रिसमुद्रो समुद्र तो पितवाहन, मतलब जिनके घोड़ों ने 3 समुद्र का पानी पिया हो कहा गया है। तो ये ऐसी कौन बोल रही है, तो उसकी मम्मी लिखवाई है ये अभिलेख, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी की मम्मी, ठीक है, अपने पुत्र का तारीफ है इसमें। देखिए भरहुत का लेख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कहाँ पे ये बताइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। सतना, सतना कहाँ पे, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, सतना मध्य प्रदेश में है ये भरहुत का लेख। ये नासिक प्रशस्ति का, ये महाराष्ट्र, समझ रहे हैं। सतना, ये क्वेश्चन यही आएगा आपको, भरहुत का लेख वर्तमान में कहाँ है, तो सतना मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भरहुत का लेख के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या डिटेल मिला है। इस लेख से भी शुंग काल के बारे में जानकारी मिली है। देखिए शुंग काल, उसमें लगभग बहुत सारे अभिलेख में शुंग काल के बारे में मिलते हैं। मौर्योत्तर काल में शुंग वंश काफी इंपॉर्टेंट था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि किसने कराया था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। भरहुत स्तूप का निर्माण तो ये कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र ने सांची के स्तूप की लकड़ी की वेदिका का स्थान पर पत्थर की वेदिका का निर्माण कराया था। ये हम लोग देखे थे कल भी जब हम लोग सांची के स्तूप के बारे में पढ़ रहे थे। ये भरहुत स्तूप है, कहाँ पे है वो याद रखिएगा, और किसने बनाई वो याद रखिएगा। नाना घाट अभिलेख देखिए, यह अभिलेख सातकर्णी प्रथम से संबंधित है। इसके मुताबिक सातकर्णी ने प्रथम जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ये नाना घाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम से ये संबंधित है। महाराष्ट्र में है ये नाना घाट अभिलेख का है, नाना घाट महाराष्ट्र में। इसके समीप की एक गुफा में सातवाहन नरेश सतकर्णी द्वितीय की रानी नैनिका का एक अभिलेख है। किसका अभिलेख है, रानी नैनिका, सॉरी रानी नागनिका का एक अभिलेख है। एक मिनट सही, हाँ ठीक है। इसके समीप एक गुफा में सातवाहन नरेश सातकर्णी द्वितीय की रानी नैनिका, नगनिका भी उनको बोलते हैं, का एक अभिलेख है, का अभिलेख मिला है, जिसमें उसके द्वारा अश्वमेध, राजसूय यज्ञों सहित कई यज्ञ किए जाने तथा ब्राह्मणों को भिन्न दान देने का उल्लेख है। देखिए ये रानी नैनिका जो है द्वितीय का एक अभिलेख लिखा गया, जिसमें क्या है उसके द्वारा, मतलब ये जो नैनिका थी इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ कराया, राजसूय यज्ञ कराया और यज्ञ वगैरह दान वगैरह देने का उसमें है। तो हम बता रहे थे ये सब सातवाहन वंश से संबंधित है, और सातवाहन वंश में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, ये उसका एक और प्रमाण है। देखिए एक है सिनकोट अभिलेख। ये सिनकोट अभिलेख अभी कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो था उधर, वहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है फिलहाल। बजौर के सिनकोट नामक स्थान से मीनांडर का पात्र अभिलेख प्राप्त हुआ। मीनांडर जान रहे हैं, बौद्ध धर्म का, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, बौद्ध का शिष्य था ये मीनांडर। इस पात्र में मीनांडर के सामंत विश्वामित्र और शाक्य मुनि के पवित्र अवशेष स्थापित किए गए थे। अच्छा, इसमें पवित्र अवशेष भी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, पवित्र अवशेष भी यहाँ स्थापित किए गए। सिनकोट मंजूषा अभिलेख से मीनांडर का बौद्ध मतानुयायी होने का प्रमाण मिलता है। ये सिनकोट अभिलेख है। और एक देखिए एक है तख्त ए बही अभिलेख, इस क्या है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यह अभिलेख पेशावर के निकट पाकिस्तान चले जाइए। इस अभिलेख के अनुसार गांडो फर्निज सबसे शक्तिशाली पहलव राजा था। बताइए, ये बोला है गांडो फर्निज जो था ये पल्लव का सबसे शक्तिशाली राजा था। ये भी मौर्योत्तर काल की बातें हैं, इसलिए ये अभिलेख इंपॉर्टेंट है। उसने कम से कम 26 वर्षों तक शासन किया, जो 1945 तक रहा। मतलब ये पल्लव वंश के बारे में थोड़ा जानकारी दिया है। गार्ड ऑफ खनिज के सिक्के, इनमें से कुछ पर उसका भारतीय नाम गुंदफर्न अंकित है। यह संभावना दर्शाते हैं कि उसने पूर्वी ईरान और पश्चिमोत्तर भारत दोनों पर एक छत्र शासन किया होगा। ऐसा हम लोगों को कहाँ से पता चलता है, तो ये तख्त ये बही अभिलेख से पल्लव वंश के शासक के बारे में पता चलता है। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की हम लोगों की क्लास थी। मौर्योत्तर काल के संबंधित कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्टर समझने का कोशिश कर रहे थे कि मौर्य साम्राज्य के बाद भारत का स्थिति कैसा था। अब हम लोग आगे जो है कल से स्टार्ट करेंगे विदेशी आक्रमणकारी जो आए हैं मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद, उसके बाद उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।